डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज मंडे। आज सोमवार है और मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम विश्व इतिहास में आपको 6 पार्ट में बांटकर 36 विस्तार दिखाएंगे, ओरिजेंटल एक्सपेंशन। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि जो पढ़ाई चलती है या यूपीएससी में जो तरीका भी अपनाया जाता है उस तरीका से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इस तरीके में बच्चे कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते और स्तरीय लेखन हो नहीं पाता। और मुझे सबसे दिलचस्प चीज ये लगती है कि नॉर्मली जब आप सक्षम हैं इसमें तो हम क्यों नहीं इस फार्मूले को अपनाएं, क्योंकि इस फार्मूला का फायदा तो आपको जीएस में बहुत ज्यादा मिलने जा रहा है। तो यहां मैं आपको अपना स्कीम के बारे में बताऊं कि जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस शुरू होता है प्रबोधन से, तो प्रबोधन से शुरू होता है। तो प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी संविधान, फ्रांस, और वहां पर एक टॉपिक आपका आता है अमेरिकी गृहयुद्ध। उसको आप क्रॉस करते हैं तो फ्रांस की क्रांति पर आप आते हैं और फ्रांस की क्रांति से के आगे 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का विकास, वहां तक आप राष्ट्रवाद और उदारवाद का विकास, और 19वीं सदी में की यूरोपीय क्रांतियां, यहां तक जाकर आपका टॉपिक समाप्त होता है। फिर आप बढ़ते हो तो औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति के बाद नेक्स्ट वन टॉपिक आपका आता है समाजवाद और साम्राज्यवाद। सीधा वहां से आप साम्राज्यवाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर आ सकते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप, वो टॉपिक है। उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आ जाता है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति आ जाती है। वहां से आगे बढ़ते हुए आप फांसीवाद, नाजीवाद की तरफ बढ़ोगे और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक आ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से टॉपिक को हम उठाते हैं तो एक हमारा स्टेज बनता है 1990 तक। हालांकि 1990 तक आकर ही हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगर हम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुख्य परीक्षा में हमारा टॉपिक 1991 तक अमूमन समाप्त हो जाता है। लेकिन एक तरह से देखोगे तो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसा कहना आज की तारीख में उचित नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन सेटर हमारे उस लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि 2013 में पॉसिबली क्वेश्चन था जिसमें यूरोपीय फेडरेशन पर उन्होंने पूछा हुआ था, और यूरोपीय संघ या यूरोपीय फेडरेशन पर उन्होंने क्या क्वेश्चन किया हुआ था। वो यूरोपीय फेडरेशन पर उनका क्वेश्चन था कि आज वर्तमान में यूरोपीय संघ ही यूरोप का सबसे बड़ा मरीज हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि ये आज के परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर कौन से ऐसे सिचुएशन है, क्योंकि यूरोप का मरीज तो तुर्की को कहा जाता था, आज यूरोपीय संघ ही हो चुका है। तो ये मामला ले देकर हमें वो 2010-11 तक पहुंचा देते हैं। तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि 1990 तक का तो सेगमेंट आप करिए, और 1990 के बाद भी हम आपको ले चलेंगे 1990s के बाद। 1990s वैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1991 में सोवियत रशिया का विघटन हुआ और फिर 1990s में वो सिचुएशन आया जिसको आप आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति कहते हो। और अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वही नीति आज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के रूप में प्रतिफलित हुई। आपको पता होना चाहिए 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने आर्थिक उदारीकरण की नीति लाई थी। तो 1990s का रिलेवेंस हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से है। तो बच्चे वहां से हम आगे बढ़ाएंगे 1990 से, और हम चाहेंगे कि आपका संबंध सीधा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप से, जिसको आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आपका जुड़ा हो जाए। विश्व इतिहास का दोनों के बीच कोई गैप ना रहे, ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने में सुविधा हो। इसके अलावा मैं चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास भी आप समझ सकते हो, और अंतर्राष्ट्रीय संविधान की गति भी आप समझ सकते हो। आज जो ब्रेक्जिट के मामले में ब्रिटिश संविधान, जिससे हमारे संविधान ने बहुत कुछ लिया है, और वहाँ ब्रिटिश संविधान में भी परिवर्तन आ रहा है, तो अगर वहाँ पर थोड़ी हमारी समझ हो जाए तो हमारे अपने संविधान को समझने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो बच्चे इस प्रकार से हमारा सेगमेंट बनता है। लेकिन हमारा सिलेबस शुरू होता है प्रबोधन से, एग्जैक्टली आप कहेंगे तो 18वीं सेंचुरी से। लेकिन अब 18वीं सेंचुरी से हमारा अगर शुरू होता है तो हम 18वीं सेंचुरी से एग्जैक्टली शुरू ना करें, क्योंकि अगर हम प्रबोधन से आपका शुरू करते हैं तो आप प्रबोधन के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो हम एक सेगमेंट बना रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी हम प्राचीन यूरोप की झलक देना चाहते हैं, और थोड़ी सी मध्यकालीन यूरोप की, यानी मेडिवल यूरोप, एंड उसके बाद हम आधुनिक पश्चिम का उद्भव, राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट के टॉपिक को करेंगे। तब आप इस स्थिति के लिए तैयार होंगे कि आप प्रबोधन को समझ सके। तो आप जानते हैं कि मेरा हर लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा, तो उसमें एक सेगमेंट को हमें डील करना है, और हम आपको डिटेल्स नहीं कर सकेंगे। हाँ, थोड़ा सा आस्वाद दे सकेंगे, थोड़ी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे, और चाहेंगे कि आपकी खुद की रुचि विषय में जगे।
अब देखिए आप प्राचीन यूरोप पर आते हैं, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन से अवगत होना चाहिए। यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता, इन्हें क्लासिकल सभ्यता कही गई। यूनान और रोम की जो कृतियां हैं उसको क्लासिकल साहित्य कहा गया। और उस समय आप यह देखें कि यूरोप के समानांतर दुनिया के बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा है। हल्की से नजर मारेंगे तो सबसे पहले आपको एशिया में दिखेगा, और एशिया में और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताएं आई थी। जैसे पश्चिम एशिया की मेसोपोटामिया में जब मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, वर्तमान इराक का वो भूभाग है, दजला फुरात की घाटी है। तो फिर भारत में हड़प्पा सभ्यता आई या सिंधु घाटी की सभ्यता आई, और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में जैसे आप मिस्र कहते हो वहाँ पर मिस्र की सभ्यता आई। ये सब प्राचीनतम सभ्यताएं थी। उस समय तक यूरोप में सभ्यता और संस्कृति से संबंधित हलचलें नहीं हुई थी। सभ्यता उस समय प्रकाश में नहीं आई थी, जिसको आप यूनान की सभ्यता कहते हो, वो भी इन सभ्यताओं के बहुत बाद की है। अब हम समझ सकते हैं कि आकार में एशिया बड़ा था, संसाधनों में मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन में यूरोप से काफी आगे था। हमारी संस्कृति भी उससे प्राचीन संस्कृति थी। लेकिन कौन सी ऐसी स्थितियां आएगी जब एशिया को पीछे छोड़ते हुए यूरोप आगे बढ़ जाएगा और बाकी महाद्वीपों का वो औपनिवेशीकरण कर डालेगा। तो वह प्रक्रिया आप तभी समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा मध्यकालीन यूरोप से आधुनिक यूरोप की तरफ जाते हुए उस परिवर्तन को रेखांकित करेंगे। परिवर्तन के संबंध में मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला दिया है, जिसको आगे मैं फिर रिपीट करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूनान और रोम की सभ्यता, फिर आगे रोम की सभ्यता के बाद एक विशाल रोमन साम्राज्य आकार ग्रहण करता है। वैसे तो रोम का राज्य 509 में यानी 509 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आ गया था, लेकिन उसने एक साम्राज्य का फॉर्म आरंभिक सदी में लिया और जूलियस सीजर जैसे जो महत्वपूर्ण सैनिक कमांडर है उसके अंतर्गत प्रगति करता रहा। उत्तरी अफ्रीका तक भी इसका फैलाव हो गया। लेकिन जब आकार में ये बड़ा हो गया और इसका संचालन मुश्किल हो गया तो यह दो भागों में बट गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य लगभग 5वीं सदी तक चला, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्ष आगे तक चला। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर बार बार जर्मन आक्रमण हुआ। अगर आप यूरोप के मानचित्र पर देखेंगे तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के उत्तर में आप जर्मन क्षेत्र देखेंगे। उस समय जर्मन लोग अर्ध बर्बर हुआ करते थे, उन्होंने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया। परिणामतः 5वीं सदी के अंत तक पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया और फिर यूरोप में व्यवस्था कायम हुई जिसे सामंतवाद के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ तो हम आपको सामंतवाद का डिटेलिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ हम इतना आपको जरूर कहेंगे कि सामंतवाद एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक आर्थिक प्रणाली थी। राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक पिरामिड नुमा ढांचा तैयार हुआ। सबसे ऊपर किंग था, मोनार्क, राजा, और उसके नीचे सामंतों की एक पूरी श्रृंखला थी जो लॉर्ड कहलाते थे, बैरन और नाइट, और उसके नीचे प्रजा थी। तो प्रजा से राजा का डायरेक्ट संबंध नहीं रह गया था, बल्कि जो मध्य आप कह सकते हो जो मध्यवर्ती शक्तियां हैं, जो इंटरमीडिएरीज हैं, वही एक तरह से प्रजा से कर वसूलते थे और छोटा सा अंश राजा को देते थे। आर्थिक क्षेत्र में वह काल है कि एक समय था कि रोमन साम्राज्य ने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर कब्जा किया था, परंतु अब रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। तो जो व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण था वो भी छूट गए और ट्रेड का भी डिक्लाइन हुआ, नगरों का पतन हुआ और फिर मुद्राओं की कमी पड़ गई और अर्थव्यवस्था का कृषिकरण हो गया। तो एक तरह से आप देखेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में कृषि दासता जैसी पद्धति कायम हुई जो सामंतवाद का लक्षण बन गया। तो इस तरह से देखोगे सामंतवाद आया। अब धर्म के क्षेत्र में देखेंगे कि वही समय है कि ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, लेकिन आप केवल यहाँ पर ईसाई धर्म पर नजर मत रखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो आप देखेंगे यहूदी धर्म उससे पहले पनपा है और कहीं ना कहीं यहूदी धर्म के साथ ईसाई धर्म की निरंतरता है, कॉन्टिन्यूटी है। वो क्यों है? तो यहूदी धर्म ने एक ईश्वर में विश्वास प्रकट किया था, मैंने एक ईश्वर, उसका गुरु था, पैगंबर था अब्राहम, और ईसा मसीह ने भी एक ईश्वर की बात कही। मोनोथिज्म वहाँ भी है, मोनोथिज्म वहाँ भी है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वही मोनोथिज्म इस्लाम में भी है, और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इस्लाम भी कोई पृथक नहीं है, बल्कि उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के साथ भी है। प्रॉफिट मोहम्मद को भी उसी अब्राहम की परंपरा के साथ जोड़कर देखा गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं ईसाई धर्म आया। अब आपके लिए दिलचस्पी का विषय यह होना चाहिए कि वैसी कौन सी परिस्थिति थी कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को क्रूसीफाई कर दिया गया। क्रूसीफाई करने का मतलब उन्हें शूली पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि इस
इस तरह की यूरोप की एक घटना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो चिंतक और बुद्धिजीवी है इस बात पर आज भी अभिमान करते हैं कि प्राचीन काल में भी हमारे देश में यानी भारत में एक स्वतंत्र विचार की परंपरा थी, जिसमें सभी जो धर्म प्रवर्तक होते थे वो अपने अपने स्वतंत्र विचार रखते थे। अब इसी पर अमर्त्य सेन जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री है, उन्होंने आर्गुमेंटेटिव इंडिया करके एक बुक लिखी थी और उन्हें दिखाने का प्रयास किया था अरे इंडियंस तो प्राचीन काल से आर्गुमेंटेटिव थे। अब महात्मा बुद्ध ने जब कहा कि ईश्वर नहीं है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, आप समझ सकते हैं कि उस समय के लिए कितनी रेडिकल बात रही होगी। लेकिन अगर वो यूरोप में होते तो हो सकता था कि उनको ईसा मसीह की तरह क्रूसीफाई कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा उदार धार्मिक परंपरा उस समय हुआ करती थी। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ। अब उस समय आप देखेंगे तो भारत में बुद्धिज्म, जैनिज्म और बहुत सारे इस तरह के है। भारत में तो कोई एक पंथ है नहीं, यही धार्मिक विविधता भारत का लक्षण रहा है। चाइना में देखेंगे कन्फ्यूशियसवाद, जिसने चीनी संस्कृति पर भी प्रभाव छोड़ा है, कन्फ्यूशियस जैसे चिंतक और लाओसे जैसे चिंतक जिसने ताओवाद को जन्म दिया, तो पूरी दुनिया में वो गतिविधियां चल रही है। जहाँ तक सभ्यता का सवाल है तो वही समय है कि लैटिन अमेरिका में एक सभ्यता पनपी थी जिसको आप माया सभ्यता के नाम से जानते हो, बात की है थोड़ी। इस तरह से प्राचीन यूरोप और प्राचीन वर्ल्ड पर एक हल्की सी नज़र डालिए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उस पर अपने समय ज़्यादा जाया करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, यूपीएससी के फॉर्मूला को हम याद रखें, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, मतलब बाकी चीज़ों का भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की जानकारी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को चाहिए। अब वहाँ से आप आते हैं मध्यकालीन यूरोप के ऊपर। तो मध्यकालीन यूरोप में एक तो पूर्वी रोमन साम्राज्य पहले से ही चला आ रहा है, मैंने आपको कहा कि वो तो नहीं टूटा है। इसके अलावा एक और साम्राज्य बनकर आ गया जिसको कहते हैं पवित्र रोमन साम्राज्य, जिसका शासक शारलमान था। पवित्र रोमन साम्राज्य की खासियत है कि पूरे यूरोप पर वो लेटा हुआ है, बहुत बड़े आकार का साम्राज्य है। तो कुल मिलाकर यह बात तय हुई कि मध्यकालीन यूरोप में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं आ गई थी। एक था सामंतवाद, जो आप पहले से ही देख रहे हो। दूसरी संस्था जिसके बारे में मैं अभी अवगत कराना चाहूँगा, जैसे हमने ईसाई धर्म को तो पहले ही देखा, तो ईसाई धर्म को ईसा मसीह ने बड़ा ही सादगीपूर्ण ढंग से उसको चलाया था, उसको बड़ा ही सादा आडंबर मुक्त धर्म बनाने का प्रयास किया था। लेकिन ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के बाद ये स्थिति नहीं रह गई और 8वीं सदी में आकर कुछ ऐसे ईसाई संत आए जिन्होंने हिंदू धर्म में मठ व्यवस्था और बुद्धिज्म में मठ व्यवस्था की तरह उन्होंने क्रिश्चियनिटी में भी एक मठ व्यवस्था कायम कर दी, जिसको चर्च व्यवस्था कहते हैं, और उसका नाम दिया गया सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। उसे सर्वव्यापी क्यों कहा गया? क्योंकि उस चर्च का मुख्यालय रोम में होता था, उसकी पूरी शाखाएं यूरोप में फैली हुई होती थी। तो ये चर्च अब यूरोपीय लोगों के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन पर अपना पूरा प्रभाव छोड़ने लगा। अब देखिए अभ्यर्थी लोग, जब ये जो चर्च आए, अब ये चर्च परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। एक समय था यही ईसाई धर्म लोगों के लिए एक प्रेरणा थी, अब वही ईसाई धर्म चर्च व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन के सबसे बड़े बाधक बन गए। शिक्षा नीति पर इनका नियंत्रण हो गया, विचारों पर नियंत्रण हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वैज्ञानिक विचारधारा पनप रही थी तो और गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस जैसे चिंतक पनप रहे थे, तो उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा चर्च थी। आपको ज्ञात हो कि चर्च ने उस समय एक बंद पृथ्वी वाला विचार दिया था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और जो भी इसके विरोध में बोलना चाहता उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता। इसका उदाहरण तो जियोडार्नो ब्रूनो है। गैलीलियो को भी अपना विचार वापस लेना पड़ा था। तो इस तरह बदलाव के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा चर्च हो गई थी, सामंतवाद हो गया था और एक अखिल यूरोपीय साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य हो गया था। लेकिन ग्रेजुअली यूरोप में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का एक बड़ा फैक्टर हो गया व्यावसायिक क्रांति। अब याद करिए मेरे इस फॉर्मूला को, पहले आर्थिक परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है, सामाजिक परिवर्तन के क्रम में वर्गीय समीकरण बदलता है, जिसे आप विचारधारा कहते हैं, वो किसी एक खास वर्ग के द्वारा समर्थित होती है। तो जब एक वर्ग का पतन होता है और दूसरा वर्ग आता है तो विचारधारा भी बदल जाती है। तो व्यावसायिक क्रांति होगी तो विचारधारा भी बदलेगी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है व्यावसायिक क्रांति होगी कैसे, जब यूरोप अपनी नींद सो रहा है, अपनी नींद से जगेगा कैसे? वो जगाने का काम करेगी व्यावसायिक क्रांति, और ये जो व्यावसायिक क्रांति होगी उसके पीछे 1-2 एक्सीडेंटल फैक्टर काम करेंगे। 1-2 तो कॉन्शस फैक्टर भी है। कॉन्शस फैक्टर जैसे एग्रेरियन इकोनॉमी बढ़ रही है, यानी कृषि का विकास हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में सरप्लस आ रहा है। अनकॉन्शस फैक्टर है धर्म युद्ध, यानी क्रूसेड्स, क्योंकि उस समय पश्चिम एशिया अरब क्षेत्र में
अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया में एक इस्लामी शक्ति कायम हो गई थी। वो अपना पूरी दुनिया में प्रसार करना चाहती थी, लेकिन यूरोप ने उसका सामना करने के लिए राष्ट्रों का एक संगठन बना, अपने यूरोपीय देशों का एक संगठन बनाया, और संगठन बनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व में और फ्रांस के नेतृत्व में वो धर्म युद्ध के लिए, क्रूसेड्स के लिए उतारू हुआ। और कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं 3 से 4 क्रूसेड्स हुए, और इस क्रूसेड्स एक तरह से अनिर्णित ही रहा, जेरूशलेम पर कब्जा करने के लिए हुआ। लेकिन इस क्रम में ये तो एक विध्वंसात्मक घटना है, परंतु इस विध्वंसात्मक घटना का एक रचनात्मक प्रभाव है, यह अस्मरणीय है। रचनात्मक प्रभाव यह है कि जब उत्तरी पश्चिमी यूरोप से यूरोप की सेना पश्चिम एशिया को गई तो दोनों के बीच का जो व्यापारिक मार्ग है वो व्यापारिक मार्ग खुल गया, इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इससे भी बड़ी दुर्घटना कितनी रचनात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, इसका उदाहरण है कुस्तुनतुनिया का पतन। अब ये कुस्तुनतुनिया के पतन की घटना क्या है? तो मध्य एशिया में कुछ तुर्क थे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, तो उसको आप इस्लामीकृत तुर्क कह सकते हैं। उसी में ऑटोमन तुर्क थे। तो ऑटोमन तुर्क ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर हमला कर दिया और पूर्वी रोमन साम्राज्य पराजित रहा, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर उनका कब्जा हो गया। अब जब उनकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा होने का मतलब था कि भारत और यूरोप के बीच जितने भी मार्ग थे वो मार्ग अवरुद्ध हो गए। अब भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग है, तो वो भारतीय व्यापार को छोड़ नहीं सकते। अब इस घटना ने एक बड़ा ही रचनात्मक प्रभाव उत्पन्न किया, और वो रचनात्मक प्रभाव था भौगोलिक अन्वेषण, भौगोलिक खोज। क्योंकि अब ऐसा माना गया कि अगर पृथ्वी गोल है तो हमारा रास्ता अगर भूमध्य सागर से अरब सागर की तरफ बंद हो गया ये रास्ता, तो हम क्यों न अटलांटिक महासागर के माध्यम से फिर भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने का प्रयास करें। और इस क्रम में आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका की आकस्मिक खोज हो गई, मैंने एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गया। और यह अमेरिका की खोज यूरोपीय देशों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला था, क्योंकि यूरोपीय देश भारत से व्यापार करने के लिए इच्छुक थे और भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी, लेकिन यूरोपीय वस्तुओं की भारत में मांग नहीं थी। ये व्यापार एक तरफा व्यापार था, वो सस्टेन कैसे करते? उन्होंने सस्टेन किया अमेरिका से पाने वाले सोने और चांदी के माध्यम से। तो आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि अमेरिकी सोने और चांदी ने कितना बड़ा प्रभाव पैदा कर दिया उनके लिए, क्योंकि उन सोने और चांदी की बदौलत यूरोप काफ़ी आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि चाइना संसाधनों में यूरोप से आगे था, चाइना बौद्धिक क्षेत्र में भी आगे था, क्योंकि चाइना में आप देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट चीन में जितने भी इम्पोर्टेंट है आविष्कार वो चीन में हुए। अब देखेंगे बहुत सारे, अब कार्टोग्राफी चाइना में डेवलप किया, कंपास चाइना में डेवलप किया, और भौगोलिक खोज कर ली यूरोपीय देशों ने। तो चाइना कुछ कारणों से पिछड़ गया, एक तो उसका परंपरागत दृष्टिकोण भी उसका एक कारण था। लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि चाइना और यूरोप जब दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा में जा रहे थे, तो कौन सी ऐसी बात थी जिसने चाइना को पीछे कर यूरोप को आगे कर दिया? तो ये अभी भी विचार का विषय है, इस पर बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, शोध किया है। कुल मिलाकर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका अगर कारण बताना हो तो आप एक कारण बताएंगे कि यूरोप को आकस्मिक रूप से जो अमेरिका के संसाधन हाथ लग गए, वो अमेरिका के संसाधन ने यूरोप को बहुत आगे कर दिया, बाकी महाद्वीप पिछड़ गए। और फिर धीरे धीरे यूरोप में एक बार जब बदलाव शुरू हुआ, तो चूंकि अब यूरोप के जहाज और यूरोपीय देशों के जहाज, विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों लीडिंग कंट्री थे, वो सारे समुद्रों में तैरने लगे। तो जाहिर है कि वैसी स्थिति में व्यावसायिक क्रांति आ गई और यूरोप की जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी वह विश्व अर्थव्यवस्था में तब्दील कर गई, दुनिया के संसाधनों का वो दोहन करने लगे। अब ये जो आर्थिक परिवर्तन है वो स्वयं आगे के परिवर्तन का रास्ता तैयार कर देगा, क्योंकि ये जो व्यावसायिक क्रांति हुई वह व्यावसायिक क्रांति ने जन्म दिया एक मध्य वर्ग को, एक व्यावसायिक वर्ग को, जिसे आप मध्य वर्ग कह सकते हैं। और मध्य वर्ग की रुचि कुलीन और पादरी वर्ग से अलग थी। तो इस वर्ग के द्वारा एक नई विचारधारा का समर्थन किया गया, जिसे आप पुनर्जागरण के नाम से जानते हो। और पुनर्जागरण यानी री अवेकनिंग, उसने लोगों में एक नई चेतना लाई, बदलाव की चेतना लाई। उसने सेकुलरिज्म लाया, उसने मानववाद लाया, उसने व्यक्तिवाद जैसी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया, लोगों में साहसिक मनोभावों को प्रोत्साहन दिया। दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। लोग में उत्सुकता और खुली दृष्टि को बल प्रदान किया। परिणाम हुआ कि आगे के परिवर्तन संभव हुए, क्योंकि एक बार जब पुनर्जागरण ने एक प्रकार की आलोचनात्मक सोच विकसित की तो इसने धर्म के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डाला। तो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था की कमजोरियां उद्घाटित होने लगी। उस समय यूरोप में और भी कई प्रकार के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन चल रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हो गया। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का मतलब है कि रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के विरुद्ध अब चुनौती मिलने लगी और प्रोटेस्टेंट
आंदोलन आरंभ होने का मतलब था रोमन कैथोलिक चर्च की एकता को टूट जाना, रोमन कैथोलिक चर्च की एकता विच्छिन्न हो गई। इसका मतलब है कि रोमन कैथोलिक चर्च की एकता विच्छिन्न होने का परिणाम होगा अब यूरोप में बदलाव। उसी प्रकार से सामंतवाद यूरोप में बदलाव के मार्ग में एक बड़ी बाधा था, सामंतवाद का पतन हो गया। अब सामंतवाद के पतन में आप एक मेजर कारण मान सकते हैं व्यावसायिक क्रांति को, क्योंकि जो सामंती अर्थव्यवस्था होती है वो निर्वाह अर्थव्यवस्था होती है, वो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है, वो बहुत ज़्यादा मुद्रा के प्रवेश को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन जब मनी का और जब मनी इकोनॉमी का फ्लो हुआ, मतलब एक बार जब करेंसी का इनफ्लो हुआ अर्थव्यवस्था में, तो करेंसी का इनफ्लो होने का मतलब ही था कि अब सामंतवाद उस करेंसी की आंच को नहीं सह पाएगा। अंत में सामंतवाद कृषि दास्ता टूट गई, सामंतवाद का भी विघटन होने लगा। और भी कई कारण हैं, परंतु मैंने एक मेजर कारण की बात आपको बताई। तो सामंतवाद के विघटन का मतलब ही बदलाव शुरू होगा और अंत में पवित्र रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया। वो भी बदलाव के रास्ते में एक बाधा थी, तो आगे का फिर बदलाव संभव होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब सामंतवाद का पतन होगा तो उस समय मैंने आपको बताया था कि राजा की स्थिति एक श्रेष्ठ सामंत की तरह थी। तो अब सामंतवाद जब बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए गए तो फिर एक बार राजतंत्र की महत्वाकांक्षा जग गई और राजतंत्र ने अपने आप को पुनर्स्थापित करने का फिर दोबारा प्रयास किया। इस तरह राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव हुआ और एक शक्तिशाली संस्था के रूप में फिर एक बार राजतंत्र स्थापित हो गया। मध्य वर्ग व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापित हो गया था। तो अब दो महत्वपूर्ण पावर ब्लॉक उभर कर आए, एक आया राजतंत्र, दूसरा आया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग की शक्ति टूट गई, पादरी वर्ग की शक्ति टूट गई। तो यही उस समय का सिनेरियो है। लेकिन इस पूरे बदलाव के अंत में आप थोड़ा सा 30 वर्षीय युद्ध और वेस्टफेलिया की संधि पर नजर नहीं डालेंगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। 30 वर्षीय युद्ध धर्म के मुद्दे पर लड़ा गया एक युद्ध था, लेकिन उसका परिणाम और वो धर्मनिरपेक्ष कारक से प्रभावित होकर चला अंत में। लेकिन यह धर्म के मुद्दे पर यह लड़ा गया था यह युद्ध। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई तो उसको आप एक लैंडमार्क मानकर चलिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत यहीं से हुई। तो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना होगा तो आपको वेस्टफेलिया की संधि को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वेस्टफेलिया की संधि ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने ढंग से प्रोत्साहन दिया है। और इस वेस्टफेलिया की संधि में ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून आए हैं, राज्यों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, राजदूतों का आदान प्रदान शुरू हुआ है और पहली बार युद्ध के विकल्प के रूप में कूटनीति की शुरुआत हुई है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प तथ्य है वह है शक्ति संतुलन की अवधारणा का आना। अब यूरोपीय देशों के जो संबंध थे पहले धर्म के माध्यम से परिचालित होते थे, लेकिन अब वो धर्म के माध्यम से परिचालित नहीं होंगे। अब यूरोपीय देशों के संबंध परिचालित होंगे शक्ति संतुलन की अवधारणा के माध्यम से। और ये शक्ति संतुलन की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध तक जाती रहेगी, द्वितीय विश्व युद्ध तक यूरोप को प्रभावित करती रहेगी। एक बार 2011 में आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि क्या वर्तमान में शक्ति संतुलन की अवधारणा ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। और समझ सकते हैं कि आज भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बैलेंस ऑफ पावर क्या है, जब हम आगे लेक्चर देंगे तो आपको बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाएंगे। तो बच्चों हम आज के यही पहला पार्ट को डिस्कस करना चाहते थे। ये आपका पाठ्यक्रम नहीं है, ये पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि है, लेकिन इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद ही तब आप प्रबोधन को समझ सकते हैं। तो अगले मंडे को हम मिलते हैं और फिर हम प्रबोधन से बात को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।